दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेमीकंडक्टर। बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है। 1 में थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था। इसमें पहले देखिए हम थोड़ा सा इनिशियल टॉपिक पढ़ते हैं। मान लेते हैं एक कंडक्टर है आपके पास। कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को N से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NEAVD, जहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो I का वैल्यू होगा NEA म्यू ई, NEA म्यू ई। अच्छा, अगर हम एरिया को करंट के नीचे लेके आएंगे तो इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो J होता है NEVD, क्योंकि A को नीचे लेके आए हैं, और VD होता है म्यू इंटू ई। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा NE म्यू ई, NE म्यू ई, और NE म्यू जो होता है वो कंडक्टिविटी कहलाता है। तो कंडक्टिविटी हो जाता है NE म्यू, और यहाँ से हम करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला हो गया NE म्यू। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और ओम का उल्टा लिखते हैं महो। इसका यूनिट महो और मीटर इनवर्स होता है एक, या इसको हम सीमेंस पर मीटर भी लिखते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। तो हम पढ़ते हैं RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। जो अल्फ़ा है, दिस अल्फ़ा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, दिस अल्फ़ा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, जो कंडक्टिविटी होता है इसी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को लिखते हैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी होता है, तो ये सारा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनिट ओम इंटू मीटर। किसका? रेजिस्टिविटी का यूनिट। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। दिस इज रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी बेसिकली हमें ये सिखाता है कि कैसे सेमीकंडक्टर में बेसिकली अलग अलग, जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन का अगर हम एटम ड्रॉ करते हैं तो सिलिकॉन में ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये सेकेंड ऑर्बिट होता है, ये थर्ड ऑर्बिट होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अगर हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। तो देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है। और जो वैलेंस सेल है, ये जो अगर n का वैल्यू ज़्यादा है तो उसी को वैलेंस सेल बुलाते हैं। तो वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम बात करते हैं कि ये तो एक सिलिकॉन एटम है, मतलब ये आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है। अगर हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाने का मतलब ये है कि हम लगभग 10 टू द पावर यानी कि 1 मोल सिलिकॉन एटम से क्रिस्टल बना रहे हैं, यानी कि 10 टू द पावर 23 एटम से हम सिलिकॉन क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड सिलिकॉन क्रिस्टल। तो इसमें एटम पास आते हैं, और जब एटम पास आएगा तो एटम पास आने से क्या होगा, उनका जो सेल है वो आपस में मिक्स होगा, उनके मिक्सिंग होंगे। तो मिक्सिंग होने के बाद अलग अलग एनर्जी लेवल का अलग अलग एनर्जी बैंड बनता है। तो उसी को समझाने के लिए हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। हम पढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी।
इसी को समझाने के लिए हम पढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो देखिए क्या है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये है हमारे पास सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हमने डिनोट कर दिया, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हमने ये भी डिनोट कर दिया, और थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन वो भी हमने डिनोट कर दिया। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसका अपना कुछ एनर्जी लेवल होगा, तो हम इस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल हमने ऐसे डिनोट कर दिया, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कुछ एनर्जी लेवल होगा लेकिन फर्स्ट से ज़्यादा होगा, तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल का हमने डायग्राम बना दिया। फिर सिमिलरली थर्ड का, और हम ऐसा मानते हैं थर्ड ये जो थर्ड है दिस इज द वैलेंस एनर्जी लेवल, क्योंकि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना वैलेंस एनर्जी लेवल बनाएगा। फिर हम ऐसा मानते हैं हाइपोथेटिकल कि यहाँ एक और एनर्जी लेवल होगा, और इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल, और ये एम्प्टी है, तो इसीलिए हमने इस लाइन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है और इसको बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल। अब क्या होगा, बहुत सारे सिलिकॉन एटम पास आएंगे, तो क्या होगा, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो एक सिलिकॉन एटम और बहुत सारे सिलिकॉन एटम का फर्स्ट एनर्जी लेवल मिल करके बेसिकली जब ये कंबाइन होंगे तो जब बहुत सारे 10⁻23 फर्स्ट एनर्जी लेवल कंबाइन होंगे, तो ड्यू टू सम फोर्सेस ये कंबाइन तो होंगे पर इनके बीच में कुछ एनर्जी का गैप मिलेगा। जैसे आप इसमें देखिए एनर्जी का कुछ गैप मिल रहा है, तो बहुत सारे फर्स्ट एनर्जी लेवल आपस में कंबाइन करके फर्स्ट एनर्जी बैंड बनाए। सिमिलरली जब सेकेंड एनर्जी लेवल 10⁻23 सेकेंड एनर्जी लेवल जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो ड्यू टू सम फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन और न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव चार्ज, तो ड्यू टू सम फोर्स जब ये 10⁻23 सेकेंड एनर्जी लेवल आपस में कंबाइन होगा, तो इसी सम फोर्स के कारण कुछ एनर्जी गैप मिलेगा। ये 10⁻23 एनर्जी लेवल के बीच में गैप मिलेगा, तो वो आप ये देख लीजिए, ये एक एनर्जी सेकेंड एनर्जी लेवल, दूसरा सेकेंड एनर्जी लेवल, इनके बीच में कुछ गैप दिख रहा है, ये तीसरा एनर्जी सेकेंड एनर्जी लेवल, और ये सब मिल करके बनाएंगे सेकेंड एनर्जी बैंड, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारा 10⁻23 वैलेंस एनर्जी लेवल आपस में कंबाइन करके वैलेंस बैंड बनाएंगे, और सिमिलरली बहुत सारे कंडक्शन एनर्जी लेवल आपस में मिलकर के कंडक्शन बैंड बनाएंगे। और ध्यान से देखिए, तो हम सिर्फ बना रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यहाँ पे एक एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को बुलाते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन मतलब यहाँ कुछ नहीं, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल है दिस इज फॉरबिडन एनर्जी लेवल। अब ध्यान से देखिए, अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं, तो जर्मेनियम के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.67 to 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इट इज़ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो डाटा आप याद करिएगा, क्योंकि ये दो डाटा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.67 to 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो भी पॉइंट हमने पढ़ा इसको लिखते हैं। तो व्हेन वी ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, then we obtain the different energy level corresponding to the energy of different electron in or different orbit। सही बात है कि एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका ये एनर्जी लेवल है, सेकेंड ऑर्बिट है उसका ये एनर्जी लेवल है,
लेकिन बट व्हेन वी ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम फॉर ग्रुप ऑफ एटम्स then we obtain group of energy levels and these group of energy levels are called energy band. लेकिन जैसे ही हमने बहुत सारे एटम को आपस में पास लाया, क्योंकि हम सॉलिड सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे थे 10⁻23 एटम जिसमें था, तो उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल आपस में कंबाइन होंगे, फर्स्ट एनर्जी बैंड बनाएगा। सेकेंड एनर्जी लेवल आपस में कंबाइन होंगे, सेकेंड एनर्जी बैंड बनाएगा। सिमिलरली थर्ड और वैलेंस और कंडक्शन बैंड का। तो अगर आपसे पूछे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, क्या पूछे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि सिलिकॉन एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था उसको वैलेंस शेल कहते हैं। एक सिलिकॉन एटम में वैलेंस एनर्जी लेवल होगा, बहुत सारे सिलिकॉन एटम का जो वैलेंस शेल है आपस में कंबाइन करके एक एनर्जी लेवल बनाएंगे, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। यानी कि ग्रुप ऑफ दोज एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे। सिमिलरली कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंडक्शन बैंड क्या होगा, ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में पार्ट कर रहा है, ऐसे बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। सो वैलेंस बैंड के लिए हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ दोज एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड के लिए हम बोल सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ दोज लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए इस एनर्जी बैंड डायग्राम को स्टडी करेंगे। बेसिकली देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है, जब भी बहुत सारे एटम पास में आएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट आपस में कंबाइन नहीं होते, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एटम को बहुत पास लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेनली क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, यही आपस में कंबाइन करके वैलेंस बैंड बनाता है और कंडक्शन बैंड बनाता है। तो हम ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। इन तीनों में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है वो ऊपर होगा, कंडक्शन बैंड सबसे लास्ट में, और जो वैलेंस बैंड है तो ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यानी हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो नहीं होता, वो जीरो होता है। तो ध्यान से देखिए कि वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन जाना है कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कंडक्शन बैंड में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है मान के चलते, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना है, तो बिना कोई एनर्जी खर्च किए वो बहुत आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। और यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यानी कि डेल्टा Eg जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो जीरो है। इसीलिए कंडक्टर हाईली कंडक्टिविटी शो करता है, और इसका जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर का वो अराउंड होता है 10 to the power 2 to 10 to the power 2 to 10 to the power 8। इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड। तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इसके बीच में लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो डेल्टा Eg जो होता है वो ग्रेटर देन 3 वोल्ट होता है, किसमें, इंसुलेटर में। इसीलिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो इंसुलेटर जो है और वो हाई एनर्जी नहीं मिल पाता है।
इसीलिए तो इंसुलेटर जो है इट इज़ नॉन कंडक्टर, और इसका जो सिग्मा होता है यानी कि कंडक्टिविटी इंसुलेटर के लिए वो होता है 10⁻11 टू 10⁻19। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है डेल्टा Eg वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आप टेम्परेचर 0 कर दीजिए 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल ज़्यादा है, बैरियर ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है और वो बहुत आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही तो चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वो आसानी से चल जाता है कंडक्शन बैंड में। तो सेमीकंडक्टर जो है थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो करता है। इसकी कंडक्टिविटी के रेंज की बात करते हैं तो वो आता है 10⁻5 टू 10⁻6। तो इस इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। तो कंडक्टर में आप देखिए जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो बेसिकली फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0 है। तो जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी ही नहीं चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसीलिए जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर का वो 10⁻2 टू 10⁸ होता है और कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इसका उल्टा कर दीजिए तो 10⁻2 तो 10⁻8। और याद रखिएगा कि कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। इसका एग्जांपल है सारे मेटल्स। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और इसी लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप के कारण जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, जिसलिए इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं होते हैं और करंट नहीं कंडक्ट करता है इंसुलेटर। इसीलिए जो इसका जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻11 टू 10⁻19 के बीच में होता है और रेजिस्टिविटी इसी का उल्टा, तो इसको पॉजिटिव में कर दीजिए। और इंसुलेटर का अल्फा निगेटिव होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल परफेक्ट इंसुलेटर का एग्जाम्पल है डायमंड, जिसका डेल्टा Eg लगभग 6 वोल्ट के अराउंड होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो करता है, इसलिए 10⁻5 टू 10⁻6 है। और रेजिस्टिविटी इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दिए तो +5 टू -5 +6 टू +6। और सेमीकंडक्टर का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसका एग्जाम्पल है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब ध्यान से सुनिए कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, इसको हम एक फॉर्मूले से, इस प्रोबेबिलिटी को, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं जो कि एम्स में आया था। वो जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिए क्या है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाए, दिस प्रोबेबिलिटी, जिसको एन से डिनोट करते हैं, दिस इज सम कांस्टेंट ए, टेम्परेचर टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर -delta Eg डिवाइडेड बाय 2 kT। तो ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा। अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फॉर्मूला में डिफरेंट एलिमेंट के लिए ये रख करके देखा था। तो उन्होंने देखा था कि अगर आप सिलिकॉन एटम की बात करते हैं तो 10⁻12 सिलिकॉन एटम में, लगभग 10⁻12 सिलिकॉन एटम में क्या होता है, इसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। सिमिलरली जर्मेनियम के लिए 10⁹ जर्मेनियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एम्स में आया हुआ है। इस प्रोबेबिलिटी को देते हैं a T⁻3/2 e रेज टू द पावर -delta Eg डिवाइडेड बाय 2 kT।
अच्छा, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो लगभग 10⁻12 सिलिकॉन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। सिमिलरली 10⁻9 जर्मेनियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। अब ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं 14th ग्रुप के बारे में। अगर हम पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप की बात करते हैं, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर क्वेश्चन है। तो 14th ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो ध्यान से सुनिए, जो कार्बन है दिस इज इंसुलेटर। कार्बन जो है दिस इज इंसुलेटर। कार्बन इज इंसुलेटर। अगर कार्बन इंसुलेटर है तो इसका जो डेल्टा ईजी होता है यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप दिस इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पता है दिस इज सेमीकंडक्टर और इसका जो डेल्टा ईजी होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम की बात करते हैं तो वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। टिन और लेड की बात करते हैं तो ये होता है कंडक्टर। टिन और लेड जो है ये कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए जो डेल्टा ईजी है अभी अभी हम बात करके आए हैं वो 0 होता है। तो मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए डेल्टा ईजी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ये, फिर ये, डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। इस पॉइंट को सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या बात करेंगे। जो 14th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, आपको पता है 14th ग्रुप एलिमेंट में जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, वो टेट्रावैलेंट होते हैं क्योंकि उनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर इज टेट्रावैलेंट। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलता है। आपको पता ही है सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलता है। और बेसिकली जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। तो चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने बात किया था कि नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो बढ़ेगा। कंडक्टिविटी बढ़ा तो वो करंट कंडक्ट करने के लिए जो उसका क्वांटिटी है वो बढ़ेगा, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ गया। कंडक्टिविटी बढ़ गया तो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी कम होगा। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं यानी कि इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो ये भी याद रखिएगा कि आफ्टर एडिंग इम्प्यूरिटी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या इफेक्ट आता है सेमीकंडक्टर में, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, हम आउटर मोस्ट सेल की ही बात कर रहे हैं, इसके बीच में कुछ फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। अगर आप 0 केल्विन की बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर अभी आपने अप्लाई नहीं किया है, तो 0 केल्विन पे अभी यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कुछ होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर हम बात कर लेते हैं, आपको पता है फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करते हैं तो सिलिकॉन के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सिलिकॉन, तो ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0 केल्विन पे इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और कंडक्शन बैंड में जाए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास। तो 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है उसमें वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। और जो कंडक्शन बैंड है उसमें सिंस इलेक्ट्रॉन नहीं गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, जो कि एनर्जी नहीं मिल पा रहा है 0 केल्विन पे, तो जो कंडक्शन बैंड है इट इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो इस केस में क्या होगा, 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो एनर्जी गैप है इसको कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी आएगा। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। एक इलेक्ट्रॉन देखिए
रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होगा और ये जो सेमीकंडक्टर है ये फिर कंडक्टर की तरह, थोड़े बहुत कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एट रूम टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी, पार्शियली फील्ड। तो आंसर होगा पार्शियली एम्प्टी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो ये पार्शियली एम्प्टी है। सिमिलरली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड, 4 ऑप्शन देगा, पार्शियली फील्ड, पार्शियली एम्प्टी, पार्शियली कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। तो आपका आंसर होगा पार्शियली फील्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है। तो अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग करके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन भाग करके कंडक्शन बैंड में गया। तो यहाँ एक बेसिकली ये चार्ज कैरियर छोड़ता है जिसको बोलते हैं होल। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। सो हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में देखिए हम करंट का फॉर्मूला लिखते हैं NeAVD। अब ध्यान से देखिए, जो E और A है यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक कंडक्टर के लिए वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला आता है E अपॉन m इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है E अपॉन m इंटू टाउ, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया, तो कंडक्टर में क्या होगा, पहले मान लीजिए कंडक्टर में मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले जब आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाए थे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा था, और 2 सक्सेसिव कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो जब टेम्परेचर नहीं था तो इलेक्ट्रॉन 2 सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम था वो कम था। लेकिन आपने जैसे ही आपने कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो 2 सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम है वो बढ़ेगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी कोलाइड कर रहे हैं। तो टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ डिक्रीज कर गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, अब जो I है करंट, वो N पे भी डिपेंड कर रहा है और VD पे भी डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको पहले पता है कि कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लेते हैं 10⁻15 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हो सकता है 1-2 बॉन्ड टूटेगा और 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो 1-2 इलेक्ट्रॉन बढ़े इसके कंपेयर में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है वो सिग्निफिकेंटली कम है। तो हम यहाँ से बोलते हैं कि जो करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये इसमें नेग्लिजिबल चेंज है। एंड सिंस नेग्लिजिबल चेंज है तो इसका प्रोपोर्शनलिटी में हम भागीदारी नहीं बताते हैं। तो यहाँ से हमने बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिला। वो इलेक्ट्रॉन जो पहले थोड़े बहुत स्पीड से भाग रहा था, अब वो बहुत तेज स्पीड से भागेगा, और भागेगा तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, और इस रिलेशन से देखिए करंट कम होगा। यानी कि क्या याद रखना है कि कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, बस यही याद रखना है। और कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर में सुनिए वापस से। सेमीकंडक्टर में भी हम बात कर सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ध्यान से सुनिए, सेमीकंडक्टर में ये था वैलेंस बैंड, ये था कंडक्शन बैंड।
आपने टेम्परेचर बढ़ाया था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे गया था, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया था। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन था तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन नहीं था तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोलिजन नहीं होगा, टाउ नहीं होगा, टाउ नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगा। तो सेमी कंडक्टर के लिए जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो कोलिजन तो होगा ही नहीं, तो रिलैक्सेशन टाइम की बात ही नहीं करेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात ही नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर में हम जो बात करेंगे वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्या बोला मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर में आई बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो सेमीकंडक्टर में आई बढ़ा तो कंडक्टिविटी बढ़ा और रेजिस्टिविटी कम होगा। समझ में आया आपको? और सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको एक सर्किट बना करके दे दिया, सर्किट में हमने एक सेमीकंडक्टर लगा के रखा है और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो लगाया है और एमीटर हमने लगाया है, और आपको बोला है कि हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो आपसे पूछा कि रेजिस्टेंस बताइए कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए था, पर हम करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं ज़बरदस्ती, तो करंट को कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो यही आंसर है। आया समझ में? अच्छा, मान लेते हैं आपके पास बोला कि आपके पास दो रॉड है, एक प्लेटिनम का रॉड है, एक बेसिकली सिलिकॉन का रॉड है। दो रॉड है, प्लेटिनम का रॉड और सिलिकॉन का रॉड। आपको पता है प्लेटिनम के रॉड का जो अल्फा है वो पॉजिटिव होगा और सिलिकॉन का जो अल्फा है वो नेगेटिव होगा। तो आपको पूछा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट बताइए। तो प्लेटिनम में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली आप टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से देखिए टेम्परेचर आप डिक्रीज करिएगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। सो याद रखिएगा कि जब हम बेसिकली प्लेटिनम एक कंडक्टर है तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टिविटी कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से प्लेटिनम का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दैट्स इट।